नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज अप एकेडमी रीवा में। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक और टॉपिक, एक और चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे और इसको बड़े अच्छे से ही सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम इसके समझेंगे, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, इसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट हैं, इसमें क्या वेरिएबल होता है, क्या कॉन्सोनेंट होता है, क्या टर्म है, क्या कोफिशिएंट है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो वेरिएबल क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी मतलब चेंज हो। कैसे चेंज हो? सपोज करिए हमने कोई सिचुएशन ली, x + 3 = 7। यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, प्लस का 4। अब यही आप दूसरी सिचुएशन ले लीजिए। सपोज करिए आपने ले लिया x - 3 = 7। ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई, 4। दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई, 10। आप कोई तीसरी सिचुएशन लेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, जबकि नाम तो एक ही है, ये x ही है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। यही कहलाता है वेरिएबल मैथमेटिक्स, जिसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आए। आप जैसे पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, वे अ सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। ऐसा सिंबल जो अलग अलग वैल्यू लेता है उसको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अ सिंबल विच टेक डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? तो कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स है। सपोज करिए क्या लिखा है, 7। तो आप इसको पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में कहीं पे भी लेकर जाएंगे तो क्या बताएगा, 7। आप किसी दुकान वाले के पास लेकर जाएंगे, बोलेंगे भैया मुझे 7 टॉफी दो, तो आपको गिन के 7 ही देगा। आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाओगे, उसको बोलोगे भैया मुझे 7 पेंसिल दो, तो आपको 7 ही देगा, अलग अलग नहीं देगा। समझ किए? तो जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, जितने भी नंबर होते हैं, 7, 1, 2, 3, 0, -1, -2, मतलब बेसिकली आप कह लीजिए जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव है, वो सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। और जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास वेरिएबल भी हो, आपके पास कांस्टेंट भी हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, कैसा कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन 4 बेसिक फंडामेंटल मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन के थ्रू हो, उसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हमें वेरिएबल भी लेना है, हमें कांस्टेंट भी लेना है, इन दोनों को कंबाइन करना है इन 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यदि हम इनको इनसे कंबाइन कर पाए तो ये जो पूरा सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा भैया, वेरिएबल क्या होता है? मैं आपको बड़े आसान भाषा में बताऊं तो वेरिएबल में आपके जितने भी अल्फाबेट आपको दिखते हैं ना, A to Z, या मान लीजिए कोई सिंबल है, आप उनको भी ले लीजिए, ये सभी किस में आ जाते हैं, वेरिएबल में। और कांस्टेंट का सीधा सा मतलब होता है, आप नंबर्स ले लो, चाहे निगेटिव नंबर ले लो, चाहे जीरो ले लो, चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो। ठीक है, अब इनका कंबाइन कर दो। सपोज करो आपने एक पॉजिटिव नंबर लिया 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो क्या बन गया, 4x। सॉरी, y लिख दिया मैंने, 4x। ओके, 4 को मैंने प्लस कर दिया y से, तो 4 + y बन गया। 3 को मैंने डिवाइड कर दिया z से, तो ये 3/z बन गया। x को मैंने 7 से माइनस कर दिया, तो x - 7 बन गया। तो ये चारों जो हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो चारों हैं, इनके साथ कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। ये पूरा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इनका कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, है ना। तो एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब टर्म देखते हैं। सपोज करिए आपने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x प्लस 4y माइनस जेड। हम टर्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टर्म क्या होता है। तो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म है प्लस या फिर माइनस के थ्रू अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, वही टर्म कहलाएंगे। जैसे एक ये नंबर है 3x, एक ये नंबर है 4y और एक ये नंबर है z। इन दोनों के बीच में ये प्लस का साइन आया है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, और इन दोनों के बीच में ये माइनस का साइन आया है इनको सेपरेट करने के लिए। तो इसमें ये तीन टर्म है, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ और तीसरा टर्म ये हुआ। आपको मैं एक बड़ा बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म, किसी भी उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू होता है जितने भी प्लस या माइनस इनके साइन आपको गिनना है और उसमें +1 कर देना है। हमारे उस एक्सप्रेशन में कितने प्लस या माइनस के साइन है दोनों को मिला के गिनना है, ये नहीं कि आप प्लस प्लस का गिन लो माइनस माइनस का गिन लो। जैसे कि सपोज करो, एक मिनट, ये इसको अपन ऐसे मिटा दिए, ये इरेज हो गया। यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो प्लस का एक साइन है माइनस का एक साइन है, तो टोटल कितने साइन हुए, 2। तो टर्म कितने निकल कर आएंगे, 3 टर्म इसमें निकल आएंगे। भाई साइन कितने हुए, 2 टर्म हुए, +1 कर दो तो टर्म 3 आ गए, साइन 2 टर्म 3। ओके। अच्छा आपको पता ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नेम भी होता है, नेम भी होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, नेम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या देखेंगे हम लोग, नेम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके अकॉर्डिंग नेम होगा, हम ये नाम दे रहे होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सपोज करिए हमारे किसी एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म है वो 1 है, तो उसका नाम हो जाएगा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम हो जाएगा मोनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, मोनोमियल। यदि 2 टर्म है तो क्या नाम हो जाएगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल। यदि 3 टर्म है तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। यदि 4 टर्म है तो क्वाड्रानोमियल, क्वाड्रानोमियल। 5 टर्म है तो पेंटानोमियल, पेंटानोमियल। 6 टर्म है तो 6 टर्म है तो हेक्सानोमियल, हेक्सानोमियल। ओके। 7 टर्म है तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 टर्म है तो 7 को बोलते हैं हेप्टा, तो हेप्टानोमियल, हेप्टानोमियल। 8 टर्म है तो ऑक्टानोमियल, 9 टर्म है तो नैनोनोमियल और 10 टर्म है तो डेकानोमियल, 10 टर्म है तो डेकानोमियल। एक बार मेरे साथ आप सभी लोग बोलिए, यदि एक टर्म है तो हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एक टर्म है तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म है, 4 टर्म है तो क्वाड्रानोमियल। 5 टर्म है तो पेंटानोमियल। 6 टर्म है तो हेक्सानोमियल। 7 टर्म है तो हेप्टानोमियल। 8 टर्म है तो ऑक्टानोमियल। 9 टर्म है तो नैनोनोमियल और 10 टर्म है तो डेकानोमियल। आप ध्यान रखिए, यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म है, या तो 2 टर्म हो या उससे ज्यादा टर्म हो, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है या उससे ज्यादा टर्म है, तो उसके लिए एक अलग से नाम है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 10 10 टर्म हो। 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो क्वाड्रानोमियल, 5 है तो पेंटानोमियल, 6 है तो हेक्सानोमियल, 7 है तो हेप्टानोमियल, 8 है तो ऑक्टानोमियल, 9 है तो नैनोनोमियल और 10 है तो डेकानोमियल। इनको हम एक और से नाम दे सकते हैं पॉलिनोमियल। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, तो पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। आई होप टर्म के अकॉर्डिंग आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है।
किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। तो हमको सपोज करिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 3x² प्लस सॉरी 3x² प्लस 4x+3। अब बोल दिया हमसे कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, क्या बोल रहा, कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। कुछ नहीं करना, आप इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये देखो x² वाला टर्म कौन सा है, तो आप कहोगे भैया ये रहा x² वाला टर्म, कुछ नहीं उसको बस लिख लो 3x²। आपने लिख लिया, बस आपको ध्यान रखना ये है, हमें साइन के साथ लिखना है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ x² बोला है तो आप x² को ढक लीजिए, x² को इसमें छुपा लीजिए, आप x² को इसमें छुपा लीजिए। आपको क्या दिख रहा, भैया हमें कुछ नहीं दिख रहा, केवल +3 दिख रहा, बस वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ क्या आ गया, +3 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल एक समझते हैं। 4y² - 7y + 8, ठीक है। इसमें हमसे कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, किसका कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y वाला टर्म है क्या, ये y वाला टर्म है, नहीं ये तो y² है, इसमें y वाला टर्म ये रहा, ये y वाला टर्म रहा, क्या है y वाला टर्म, तो क्या दोगे भैया ये -7y है, -7y है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इस टर्म में हमसे कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, तो y के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो y को आप छुपा लीजिए, तो कह दोगे भैया y के अलावा हमें केवल ये दिख रहा है -7, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -7। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट मतलब जिसका भी कोफिशिएंट बोलेगा उस टर्म को हमको अलग लिख लेना है साइन के साथ, और फिर सपोज करिए जिस भी वेरिएबल को कोफिशिएंट पूछ रहा है, जिस भी वेरिएबल को कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो उस टर्म में उस वेरिएबल के अलावा जो भी लिखा होगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। इसके आगे भी हमने देखा क्वाड्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल और नैनोनोमियल। ओके, अब देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। सपोज करिए लिखा है 4x और लिखा है 5y, यहाँ पे आपको वेरिएबल देखना है, क्या जितना वेरिएबल यहाँ पे लिखा है उतना वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, मतलब एक ही वेरिएबल है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैसे हो गए, लाइक टर्म हो गए। ओके, अब सपोज करिए लिखा है 4x² और ये लिखा है 5x, अब बताइए क्या ये लाइक टर्म हुए, तो कुछ वो लोग ये बोले हाँ भैया बिल्कुल ये लाइक टर्म हुए, ये तो x है, ये x है, नहीं बेटा ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों, एक्चुअल में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वेरिएबल और उनकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो ये कि वेरिएबल सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है इसकी पावर कितनी है 2, और यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी पावर कितनी है 1, तो यदि पावर अलग अलग है तो ये लाइक टर्म नहीं अनलाइक टर्म हुए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए क्या लिखा है 4x और 5y लिखा है, तब तो ये तो वेरिएबल ये लोग हैं, तो ये भी लाइक टर्म नहीं अनलाइक हुआ। अच्छा 4x और 4y लिखा हुआ है, तब भी नहीं है, कांस्टेंट सेम हो, नंबर सेम हो, इससे लाइक और अनलाइक का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लाइक और अनलाइक डिफाइन कर पाएंगे किसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। क्या वेरिएबल सेम है, नहीं, यहाँ x है यहाँ y है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। आई होप आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ऑपरेशन ट्रिक्स हम समझ लेते हैं, क्या ऑपरेशन ट्रिक्स हमको लगानी चाहिए। तो जब भी हम कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हम हमेशा लाइक टर्म को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा, लाइक टर्म को देखेंगे। हम यदि प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो किसका करेंगे, हम लाइक टर्म का आपस में प्लस या माइनस करेंगे। अनलाइक टर्म को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। लाइक टर्म क्या होता है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल, और वेरिएबल सेम के साथ साथ उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएगा। ओके, यदि आपको वेरिएबल समझने में दिक्कत होती है कि भैया ये x क्या है, ये y क्या है, सपोज करिए कहीं पे लिखा है कि 5x
प्लस 7x इक्वल टू कितना होगा। अब कुछ होगा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये x क्या है, x क्या है, तो आप कुछ मत करो, आप इन वेरिएबल्स को कोई ऑब्जेक्ट मान लो। सपोज करो ये 5 पेंसिल है, ये 7 पेंसिल है, ये 5 पेंसिल है, ये 7 पेंसिल है। अब दोनों पेंसिल को प्लस करना है तो कितने पेंसिल हो गए, कह दोगे भैया 5 और 7 12 पेंसिल हो गए। वेरी गुड। अब पेंसिल को आपने क्या माना था, तो भैया हमने पेंसिल को माना था, हमने x, बस तो यहाँ x पुट कर देना, खत्म। बहुत आसान है। तो यदि आपको वेरिएबल्स को समझने में दिक्कत जाती है तो आप उसे कोई भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज करना होगा। सपोज करिए लिखा है 4x प्लस 2y माइनस 7x प्लस z। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 4x तो आप इसी तरह लिख दोगे, लेकिन इस प्लस साइन का यहाँ अंदर इनटू मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 2y, प्लस माइनस, माइनस का 7x, और प्लस इंटू प्लस, प्लस का z। अब सपोज करिए आप यहीं प्लस की जगह माइनस हुआ होता, प्लस की जगह क्या हुआ होता, 4x माइनस 2y माइनस 7x प्लस z। अब देखो, अब देखना अभी ये 4x उसी तरह रहेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2y हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 7x हो जाता, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का z होता। अब आप देखो क्वेश्चन एक ही था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक ही था, लेकिन दोनों की वैल्यू, दोनों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे। तो आपको साइन, जब भी साइन हो, ब्रैकेट लगा हो, तो उसको बड़े ध्यान से खोलना। ओके, ठीक है। हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन वाला पार्ट चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमको इसको सॉल्व करना है। देखते हैं। A symbol like x and y which can take different values called as। जो सिंबल्स हैं जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले लीजिए आप, और जिनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट आए, जिनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट आए, अलग अलग आए, वैल्यू वेरी करे, वैल्यू क्या करे, वेरी करे, उसको हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया हूँ कि ऐसे अल्फाबेटिकल लेटर या ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अ सिंबल लाइक एक्स एंड वाई विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, 703 आर द एग्जाम्पल ऑफ। जितने भी ये नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, ये सभी यदि नंबर बस केवल लिखा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। क्या होगा, कांस्टेंट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेरिएबल और दूसरा क्या है, कांस्टेंट। ठीक, 5x इज एन एक्सप्रेशन विथ एज अ वेरिएबल। बोल रहा कि 5x एक एक्सप्रेशन है, हाँ भाई हमको दिख रहा है ये एक्सप्रेशन है। अब बोल रहा है कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप देखोगे जो नंबर लिखा होता है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और जो ABCD अल्फाबेट होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो x क्या है, इसमें वेरिएबल है, या वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या है, x है। सेकंड का क्या आया था, कांस्टेंट आया था। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो कि अल्फाबेटिकल लेटर्स और सिंबल से डिनोट की जाती है, ABCD XYZ एंड सो। दूसरा मैंने आपको कांस्टेंट बताया था। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, -1 -3 0 4 7। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। The combination of constant and variable is called algebraic expression. ठीक है, the value of x in 2x plus 1 is unless x is given। अच्छा, हमको ये एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं 2x plus 1। अब ये बोल रहे हैं कि unless x is given, यदि x की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो भैया जब x की वैल्यू आप नहीं दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यही यदि एक इक्वेशन आप इसको बना देते, क्या बना देते, बोल देते ये इक्वेशन है,
तब x की वैल्यू फिक्स हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है कि ये 2x + 1 जो है इक्वल है 0 के। पर हम लोग इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां पे ये 0 वाला टर्म हट जाता है, =0 वाला टर्म हट जाता है। अब x की वैल्यू यदि आप 1 रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की आपने, तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि आपने x की वैल्यू 2 पुट की, 2 × 2 + 1 = कितना आ जाएगा, 5। यदि आपने x की वैल्यू 3 पुट की, 2 × 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 7। आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2 × 0 + 1 = 1। आप x की जगह -5 पुट कर दो, 2 × -5 + 1 = -9। तो आप जितनी x की वैल्यू पुट करोगे, हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। तो इसकी क्या हमको कोई वैल्यू पता है? नहीं भैया, अननोन है या नॉट फिक्स है। जो हमको नहीं पता हो उसको हम क्या बोल देते हैं, अननोन है या नॉट फिक्स है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, डिफाइन करना है हमको कुछ फॉलोइंग टर्म्स को, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, बहुत आसानी है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, अ वेरिएबल इज एन अननोन क्वांटिटी दैट कैन बी टेक various numerical values. It is generally represented by letters such as x, y, z, a, b. अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, तो कोई भी अननोन क्वांटिटी होती है। क्या होती है, अननोन क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी होती है जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अलग अलग थी। वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वेरियस मतलब बहुत सारी, ये अलग अलग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। किसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल की होती है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट, लेटर या सिंबल्स, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसे है ना। जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर उनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वेरिएबल समझ में होगा। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। अ कांस्टेंट इज अ सिंबल और क्वांटिटी दैट हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ऐसे सिंबल होते हैं या ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है, जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिक्स है। मैं आपको बताया, आप एक स्टेशनरी शॉप में जाइए, उसको बोले भैया हमको 5 पेंसिल दो, तो आपको गिन के 5 पेंसिल देगा, 1 2 3 4 5। आप किसी फ्रूट वेंडर के पास जाइए, उसको बोलो भैया मुझे 5 बनाना दे, तो वो भी आपको 5 ही देगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों के इक्वल आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। डेफिनेशन आप क्या लिख लोगे, अ कांस्टेंट इज अ सिंबल और क्वांटिटी दैट हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 -7 0 2 3, कुछ भी आप बोल दो, एक्सेट्रा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपने वेरिएबल देख लिया, आपने कांस्टेंट देख लिया, बस दोनों को मिला दो। अच्छा, दोनों को मिलाना किससे है, तो प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से। इन 4 ऑपरेशन के थ्रू आप मिला दो किसको, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को, इन दोनों को मिला दो, वही मिल के क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। चलो और देखते हैं। एन अलजेब्रिक expression is a mathematical phrase formed by the combining constant and variables using mathematical operations like addition, subtraction, multiplication और division। वे भी ये चीज बोल रहे हैं भाई, आप कांस्टेंट को लो, वेरिएबल को लो, और इनको इन 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं इनको थ्रू आपस में कंबाइन कर दो, वही क्या कहला जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट। बोल रहा है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। सपोज कर लिखा है 4x² - 5y +7z। ओके, ठीक। अब आपसे बोल दे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कह दोगे भैया +4। आपसे पूछ ले y का कोफिशिएंट बताओ, इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कह दोगे भैया -5। आपसे z का कोफिशिएंट बोलते हो, तो इस टर्म में z के अलावा क्या लिखा है, +7। तो ये कोफिशिएंट वैल्यू है। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी टर्म का
किसी भी टर्म में क्या नंबर लिखा हुआ है विथ साइन, वही उसका कोफिशिएंट कहला जाता है। किसी भी टर्म में, जैसे एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, किसी भी टर्म में कौन सा नंबर लिखा हुआ है यही कहला जाता है उसका कोफिशिएंट विथ साइन, हमको बताना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये सारी डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? मैच द कॉलम। कोई बात नहीं, मैच द कॉलम भी कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत आसान। हमने देखा है कि यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये एक लिखा हो, एक टर्म हो, तो उसका नाम होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। यदि दो टर्म है तो उसको बोल देते हैं बाइनोमियल। क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। यदि तीन टर्म हो उसको बोल देते हैं ट्राइनोमियल। यदि चार टर्म हो उसको बोल देते हैं क्वाड्रानोमियल। पांच टर्म होगा तो उसको बोलेंगे पेंटानोमियल। छह टर्म होगा तो बोलेंगे हेक्सानोमियल। सेवन टर्म होगा तो बोलेंगे हेप्टानोमियल। एट टर्म होंगे, एट टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्टानोमियल। नाइन टर्म होंगे तो बोलेंगे नैनोनोमियल। और 10 टर्म होगा तो बोलेंगे डेकानोमियल। क्या बोलेंगे? डेकानोमियल। ओके, ठीक। और सपोज करिए कि एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, लेकिन उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे केवल नंबर लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, -3 लिखा है। क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नहीं, तो हम इसको मोनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। यदि इसी में आपने कोई अल्फाबेट जोड़ दिया, सपोज करिए ये कर दिया है, डिवाइड कर दिया, कुछ भी कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, तो वो कहला जाता है मोनोमियल। लेकिन यदि आपने अल्फाबेट नहीं जोड़ी, यदि आप इनमें अल्फाबेट नहीं जोड़े, आपने केवल नंबर बस लिखा है, तो वो कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आइए मैच द कॉलम करते हैं। तो इसमें कितने टर्म है? तो भैया इसमें एक टर्म है, एक टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल। इसमें कितने टर्म है? इसमें दो टर्म है, उसको बोल देंगे बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म है, इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट, ठीक है, लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको लिखना है। द सम ऑफ अ नंबर एंड 8। तो आप मान लो कोई नंबर वो y है, कोई नंबर क्या है? y है। आपने कोई एक नंबर मान लिया y, सम का मतलब होता है प्लस, और 8 को प्लस करना उसमें, तो y + 8। आपने मान लो कोई दूसरा लेटर मान लिया, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया, आपने z माना, प्लस सम, सम को तो आप प्लस से डिनोट करोगे ना, तो z + 8। ओके, द सम ऑफ अ नंबर, पहले हमको वेरिएबल लेना है, देन कांस्टेंट टर्म लेना। 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 3। बोला किसी नंबर का 5 टाइम करो और उसको डिक्रीज कर दो 3 से। तो 5 टाइम्स का मतलब होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना। सपोज करिए आपने एक कांस्टेंट टर्म लिया सी को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। कितना डिक्रीज करना है? 3। तो 5 × c क्या हो जाएगा? 5c और -3। आपको दूसरा वेरिएबल लेना है, दूसरा वेरिएबल ले लो, 5h ले लो, 5 × h, डिक्रीज के लिए -3, 5h -3। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 मोर देन डबल अ नंबर। बोल रहा अब आपको कोई एक डबल लेना है। अगली सिचुएशन क्या है? आपको कोई एक नंबर लेना है, उसको डबल करना है। सपोज करिए आपने नंबर लिया x, इसका डबल करोगे, डबल मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 × x, तो ये क्या बनेगा? 2x बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें 10 मोर देन बोला है, लेस देन बोलता तो माइनस, मोर देन बोला तो प्लस, तो 2x + 10, 2x + 10। क्या इसका दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा? x + 5 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या? अ नंबर डिवाइड बाय 4। तो सपोज करो आपने एक नंबर लिया z और इसको डिवाइड करना है 4 से, z / 4। इसी को लिख सकते हो z/4। क्या लिख सकते हो? z/4। वो x लेके कर रहे हैं तो x/4। सेम आंसर आना, कोई दिक्कत नहीं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर -6। बोल रहा आप कोई वेरिएबल ले लो, आपने y ले लिया, अब इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? y²। अब माइनस कर दो इसमें 6, खत्म। अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर -6, एक स्क्वायर लेके उसको मैं -6 कर दो। ठीक, आपने मान लो एक दूसरा कोई नंबर लिया d का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? d²। इसमें -6 कर देना तो d² - 6, खत्म होगी सिचुएशन, बन जाएगा।
आसानी से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइडेंटिफाइड टर्म्स कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। हमको टर्म बताना है, कोफिशिएंट बताना है और वेरिएबल बताना है, ठीक है। ओके चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x+5। तो इसमें पहली बात तो हम टर्म देखेंगे, क्या देखेंगे, टर्म। तो एक टर्म कितना है 3x है, एक टर्म कितना है 5, दो टर्म है। यदि टर्म के अकॉर्डिंग मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देना चाहूँ तो हो जाएगा बाइनोमियल। क्या नाम हो जाएगा, बाइनोमियल। उसमें पूछा नहीं है बट मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है। ओके अब आप ये बताओ मुझे कोफिशिएंट क्या होता है कि उस टर्म में वेरिएबल के अलावा क्या लिखा हुआ है। तो भैया ये एक टर्म है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, वेरिएबल के अलावा इसमें 3 लिखा है, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा +3। कोफिशिएंट क्या बनेगा, +3। और वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इसमें ABCD वाला क्या लिखा है, तो वेरिएबल x लिखा है, तो ये वेरिएबल x हो गया, कोफिशिएंट 3 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, 6a - 2b + 4। तो सबसे पहले हमारा काम है टर्म ढूंढना। क्या ढूंढना, टर्म। तो टर्म मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लस या माइनस के साइन हो उससे एक ज्यादा टर्म होता है। तो पहला टर्म क्या है, ये 6a है। अगला टर्म क्या है, तो अगला टर्म ये पूरा ले लो, -2b। अगला टर्म क्या है 4। ये 3 टर्म आपको मिल गए, वेरी गुड। अब आपको कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट वेरिएबल का होता है। कोफिशिएंट किसका होता है भाइयों, वेरिएबल का। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ए। तो कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 6। यहीं अगला वेरिएबल क्या है, बी है। तो बी का कोफिशिएंट क्या है, तो बी का कोफिशिएंट है -2। और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हम नहीं लेते हैं, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। आपसे वेरिएबल कोई पूछे कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन वेरिएबल है, तो आप कहोगे भैया वेरिएबल है ए और बी। वेरिएबल कौन है, ए और बी। और कोफिशिएंट पूछे तो ए का कोफिशिएंट 6, बी का कोफिशिएंट -2। अच्छा इसमें टर्म कितने हैं, तो इसमें टर्म 3 है। यदि इसका टर्म के अकॉर्डिंग नाम पूछता तो इसका नाम हो जाता है ट्राइनोमियल। क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है, 7x। तो इसमें कितने साइन है भैया, एक को साइन नहीं दिख रहा, तो टर्म कितने हो जाएंगे, एक। कौन सा टर्म हो जाएगा बताओ, टर्म हो जाएगा 7x। टर्म क्या हो जाएगा 7x। तो इसमें बताओ सबसे पहले वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल भैया ABCD वाला x लिखा है, ये इसका वेरिएबल है। अब उस वेरिएबल को कोफिशिएंट बता दो। तो उस टर्म में उस वेरिएबल के अलावा क्या लिखा है, तो भैया इस टर्म में वेरिएबल के अलावा +7 लिखा है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा इसमें एक टर्म है, तो यदि इसका नाम मैं लेना चाहूँ तो क्या नाम बोलूंगा, मैं मोनोमियल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मोनोमियल बोलूंगा। ओके आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। इसका फोर्थ पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 8y² - 3। सबसे पहले टर्म लिखो जैसा हम करते आ रहे हैं। तो पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म है 8y²। अगला टर्म क्या है, -3। ठीक है, टर्म के बाद हम क्या लिखते थे, वेरिएबल लिखते थे। वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब ABCD वाला। तो वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल इसमें है y। वेरिएबल कौन है, y। अच्छा कह दो y² क्यों नहीं है, वो उसकी पावर है। हमको ABCD वाला बताना है, क्या लिखा है y। अब y का कोफिशिएंट क्या है, यदि हमसे कोई कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसमें y² के अलावा क्या लिखा हुआ है, y के अलावा लिखा हुआ है +8। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, +8। कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, +8। ये नहीं, ये टर्म में काउंट होगा, कोफिशिएंट में नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं, x + y + z। सबसे पहले टर्म लिखो। तो टर्म कौन कौन है, तो भैया इसमें एक टर्म x है, एक टर्म y है, एक टर्म z है। तीनों प्लस का थे तो साइन नहीं लगाए, ठीक है, नहीं लगाए, कोई बात नहीं। अब हमको तुम इसमें वेरिएबल बता दो। तो वेरिएबल भी भैया ABCD वाला x है, y है और z है। ठीक है चलो हम ये भी मान लिए तुम्हारी बात। अब मुझे तुम बताओ x के अलावा क्या लिखा हुआ है इस टर्म में, तो भैया कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 1। इसी तरह देखो y के अलावा क्या लिखा है, भैया यहाँ भी कुछ नहीं, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, +1। यहाँ पे z के अलावा क्या लिखा है, तो भैया कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे 1, यानी +1। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को बताना है। ओके तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मैंने आपको बताया था, एक बार और रिपीट करा देता हूँ। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो देखो लाइक टर्म वो होगा जहां पे वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल प्लस उनकी पावर क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए। यदि वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग अलग हैं या उनकी पावर अलग अलग है तो वो अनलाइक टर्म कहलाते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हमको समझ में आएगा काफी अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा ना। चलो पहला क्या है, 4x और 5y है। आपको कांस्टेंट देखना नहीं है, आपको नंबर्स नहीं देखने, सॉरी, आपको वेरिएबल देखना है। यहाँ वेरिएबल में क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल में क्या है, x। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो ये दोनों क्या कहला गए, लाइक टर्म। क्या कहला गए, लाइक टर्म। ये कैसा हो गया, लाइक टर्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² और 3x है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि जब हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देख रहे होंगे तो हमको न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल वाले नंबर्स को लेना देना नहीं है, वेरिएबल से लेना है। वेरिएबल यहाँ क्या है, कर दोगे भैया x है, यहाँ भी क्या है, x है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो अब पावर अलग अलग हो गई तो ये लाइक टर्म में नहीं, अनलाइक टर्म में। कैसे हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऊपर वाला पहला वाला क्वेश्चन क्यों लाइक टर्म था और दूसरा वाला क्वेश्चन इसी का अनलाइक टर्म क्यों है। चलिए इसके सी पार्ट में मूव करते हैं। सी पार्ट है 7a एंड 7 है, तो इसका कांस्टेंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। हालांकि हमको कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमको केवल वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल क्या है, ए है, ए है, वेरिएबल पावर कितनी है, तो यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है। वेरिएबल सेम है, उनकी पावर भी सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है, मतलब ये लाइक टर्म है। ओके, डी नंबर पार्ट में देखते हैं, 2ab और 2ba, 2ab और 2ba। एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। आप मुझे ये बताइए, आप 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12, और 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तब भी आंसर में कितना आएगा, 12। तो सीधी सी बात है भैया कि हम जब किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी को, और इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2ab, और ये भी क्या हो जाएगा, 2ab। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर को चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कांस्टेंट से हमको लेना देना ही नहीं, कांस्टेंट को चलो हटा देते हैं हम, कांस्टेंट को हटा देते हैं, ये हट गया और ये हट गया। अब आप देखो वेरिएबल क्या है, ए है, ए है, बी है, बी है, ए की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, बी की पावर कितनी है, 1 है, बी की पावर कितनी है, 1 है। तो वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो ये कैसे टर्म हुए, तो भैया ये लाइक टर्म हुए। कैसे टर्म हुए, लाइक टर्म हुए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में। ई क्या बोल रहा है, x² और x³, x² और x³। वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है, 3 है। पावर तो अलग अलग हो गई, तो ये लाइक टर्म नहीं है। ये कैसे टर्म है, अनलाइक टर्म। ठीक है, वेरिएबल सेम है लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हैं। हम लाइक टर्म उन्हीं को बोलेंगे जहां पे वेरिएबल के साथ साथ उसकी पावर भी सेम हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स बताना है। बोल रहा है कि 3x और माइनस का 3x लाइक टर्म है क्या। देखो, तो हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना है। यहाँ कांस्टेंट पे कितना है, +3, या कांस्टेंट में कितना है, -3। हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना देना है, वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है, यहाँ x है, यहाँ क्या है, x है। वेरिएबल की पावर कितनी है, तो देखो भैया इस वाले में 1 है, इस वाले में कितनी है, इसमें भी 1 है। जब वेरिएबल सेम पावर सेम तो ये लाइक टर्म हुए कि नहीं हुए, तो हाँ भैया ये लाइक टर्म हो गए, ये लाइक टर्म हो गए। अच्छा ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा ट्रू। बी देखते हैं, बी क्या बोल रहा, बी बोल रहा अ कांस्टेंट कैन चेंज वैल्यू। क्या कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नहीं भैया, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं करते, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू कौन चेंज करता है, वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू को चेंज करते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है इनका ये फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी की ओर मूव करते हैं। वेरिएबल्स कैन ओनली रिप्रेजेंट होल नंबर। जो वेरिएबल्स हैं वो केवल होल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या वेरिएबल केवल होल नंबर होते हैं, नहीं भैया, वेरिएबल तो डेसिमल में भी जा सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी, निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए 2x + 3 लिखा है इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालना है
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। लो भैया निगेटिव आ गया, डेसिमल में आ गया, अब आप क्या करोगे, है ना। तो वेरिएबल जरूरी नहीं कि हमेशा होल नंबर हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी इनका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ क्वेश्चन डी पार्ट क्या बोला, 4xy एंड 4yx। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसका क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखा है, उसी तरह से इसको 4 मल्टीप्लाई, पहले एक्स को लिख दें, एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4xy, इसका भी आंसर आ जाएगा 4xy। हालांकि हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, पावर एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है, एक्स की भी 1 है, वाई की भी 1 है, वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो क्या वो लाइक हुए कि अनलाइक, तो कहोगे भैया वो हो गए लाइक टर्म। कैसे हो गए, लाइक टर्म। तो जब ये लाइक टर्म है तो आप भी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में बोल रहा कि क्या 7 एक कांस्टेंट टर्म है। हाँ भैया, यदि कोई नंबर बस लिखा है, चाहे वो पॉजिटिव का नंबर लिखा हो, चाहे वो जीरो लिखा हो, चाहे वो निगेटिव का नंबर लिखा हो, चाहे वो डेसिमल में लिखा हो, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखा हो, लेकिन यदि केवल नंबर बस लिखा है तो वो कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। और यदि ABCD लेटर लिखे हो, अल्फाबेट लिखे हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। काफी अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हमें ऐड करना है। तो ए नंबर क्वेश्चन पे लिखा है 3x+4, इसको ऐड करना है 5x+2 के साथ। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए, ये इस इस पूरे क्वेश्चन के इस पार्ट में, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। ओके, फर्स्ट पार्ट में जो वेरिएबल टर्म है हमारा, या एल्जेब्रिक टर्म है जो हमारा, वो क्या है, 3x है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो हमारा एल्जेब्रिक टर्म है वो क्या है, 5x है। वेरी गुड। अब आप ये बताइए हमें, क्या ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे चेक करते थे, हम इनके वेरिएबल्स को देखते थे। इसका वेरिएबल क्या है, x है, इसका वेरिएबल क्या है, वो भी x है, इसके वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, इसके वेरिएबल की पावर कितनी है, वो भी 1 है। तो ये लाइक टर्म है। अब लाइक टर्म को हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं प्लस या माइनस होगा कैसे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा पहला टर्म है 3x, इसके साथ कैसा साइन है। तो आप देखिए कि 3x के लेफ्ट में क्या कोई साइन है, तो आप कहोगे नहीं भैया कोई साइन नहीं। तो यदि किसी टर्म के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, नो साइन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइन है। उसके साथ कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन। तो 3x के साथ कैसा साइन है, पॉजिटिव। 5x के साथ कैसा साइन है, पॉजिटिव। प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो 3x में 5x को प्लस करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। 3+5 8 और x आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट का कांस्टेंट टर्म क्या है, कहोगे भैया +4। इस वाले पार्ट का कांस्टेंट टर्म क्या है, कहोगे भैया +2। दोनों को प्लस कर दीजिए, 4+2 तो सभी बताएंगे 6। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 8x+6। क्या इसका दूसरा आंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो आप कहोगे भैया इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। वेरी गुड, तो 2 को कॉमन निकाल के बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 4x और +3। तो एक आंसर ये भी हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है। आप दो में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में। ओके, बी पार्ट में क्या है, 4a - 3b, इसको ऐड करना है, ऐड करना है 2a+b के साथ। ओके, आई होप अब आप लोग लाइक टर्म को काफ़ी आसानी से पहचान पाएंगे। तो लाइक टर्म देखेंगे इस पार्ट में और इस पार्ट में लाइक टर्म क्या है। तो एक लाइक टर्म क्या है, ये 4a और 2a, और दूसरा लाइक टर्म क्या है, दूसरा लाइक टर्म है ये
3b और b। ओके, चलिए 4a के साथ कैसा साइन है, तो प्लस का है तो लिख लीजिए। फिर 2a के साथ कैसा साइन है, प्लस का है तो इसको भी लिख लीजिए। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 4 + 2 6 और a एज इट इज रहेगा तो 6a। अब ये इस वाले को देखिए, तो यहाँ क्या है माइनस का 3b, ये प्लस इंटू प्लस होगा तो ये प्लस में आएगा, प्लस का b। ओके, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमको 3 में 1 माइनस कर लेना है, तो क्या आएगा 2b आएगा। 3b में 1b माइनस करोगे कितना आएगा, 2b आएगा। लेकिन 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 आप ये बताओ बड़े वाले नंबर के साथ कैसा साइन है, कैसे भैया नहीं समझे। बड़ा वाला नंबर बेटा मतलब बड़े वाले डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट 3 है, एक डिजिट यहाँ पे 1 है, 1 के साथ प्लस का साइन है, 3 के साथ माइनस का साइन है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट कर लेते हैं। बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमारा आंसर कैसा आएगा, माइनस का। ओवरऑल जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6a माइनस का 2b। वेरी गुड, आप समझ गए इतनी चीजें, 6a माइनस का 2b। क्या इसको हम और दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो आपको ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3a माइनस का b। दैट इज योर सेकंड आंसर। यू कैन राइट बोथ ऑफ दीज आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट पर। सी पार्ट, 7x² प्लस 3x, इसको ऐड करना है x² माइनस x से। सबसे पहले आप लाइक टर्म को अलग रख लीजिए, तो ये रहा 7x² प्लस का, और इसके साथ ये प्लस का x²। x² मतलब 1x², यदि 1 नहीं लिखा तो हम इसको मान लेंगे 1। 7 + 1 कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 8, और ये x² इसी तरह आ जाएगा। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ क्या है 3x है, और उधर क्या है ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का x। वेरी गुड, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 1 माइनस करो तो क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अब बताओ बड़े वाले डिजिट के साथ कैसा साइन है, तो आप कहोगे भाई इसके लेफ्ट में तो कोई साइन नहीं है। जब लेफ्ट में कोई साइन नहीं होता तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो साइन बड़े वाले डिजिट के साथ होगा वही हमारे आंसर में आएगा, यानी प्लस का 2, और ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आ जाएगा। जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8x² प्लस का 2x। ओके, अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इस टर्म में उस टर्म में क्या कॉमन है, तो आपको ये 2x कॉमन है, 2x इसके कॉमन लेंगे। एक्चुअल में देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये हमारा लिखा था 8x², ये 2x है। ओके, अब ये 8x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × x, ये लिखा जा सकता है। 2x को कैसा लिखा जा सकता है, 2 × x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 × x करोगे तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगले टर्म में लिखा हुआ था 2 × x, और 2 × x कॉमन ले रहे हैं, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो अब आप ये देखिए जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4x प्लस का 1। तो या तो आप ये आंसर लिखोगे, सॉरी, या तो आप ये वाला आंसर लिखोगे या तो आप ये लिखोगे, दोनों सही है। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट डी। m + x + 2, इसको ऐड करना है, प्लस 2m - 3x प्लस का 4। ओके, चलिए सबसे पहले लाइक टर्म उठाइए। पहला है m, प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 2 है। अच्छा, इस m को मैं 1m लिख सकता हूँ, 1m + 2m, तो कितने m हो जाएंगे 3m। मैंने आपको बताया था यदि आपको वेरिएबल को प्लस करने में दिक्कत जा रही है तो आप इसको ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो m फॉर मैंगो मान लेते हैं, तो 1m + 2m, 1 मैंगो + 2 मैंगो, तो कितने मैंगो 3 मैंगो। अब अगले टर्म पर देखिए क्या लिखा है, अगले टर्म पर लिखा हुआ है x। ओके, अब देखते हैं साइन, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 3x। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते, क्या ले सकते हैं 1, ये 1। अच्छा, 1x में 3x को माइनस करना है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर तो माइनस आएगा। अब 3 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का x। बट ध्यान दो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो बेटा बड़े वाले डिजिट के साथ कैसा साइन है, क्या ये बड़ा डिजिट है,
या ये बड़ा डिजिट है, तो आप कहोगे भैया 3 बड़ा डिजिट है और इसके साथ कैसा साइन है, निगेटिव का, तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा, निगेटिव का। चलते हैं इसके कांस्टेंट वाले टर्म पर, क्या लिखा हुआ है, 2 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब ये तीनों पार्ट को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3m माइनस 2x प्लस 6। ओके, क्या इसके तीनों टर्म में कुछ कॉमन है, तो कह दोगे नहीं भैया तीनों टर्म में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो आंसर वो या तो इस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 2x प्लस 3m, ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 3m माइनस 2x। बस आपको ये ध्यान देना है, जिस टर्म के लेफ्ट में जैसा साइन हो आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे ये 3m कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये देखो 3m के साथ पॉजिटिव, 3m के साथ यहाँ भी पॉजिटिव, 2x के साथ माइनस साइन है तो 2x के साथ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 6 पॉजिटिव है तो 6 यहाँ भी पॉजिटिव है, 6 यहाँ भी पॉजिटिव है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ई पार्ट में। तो क्या कहता है ई पार्ट, ई पार्ट बोलता है p² प्लस 2p प्लस का 3, इसको प्लस करना है p² माइनस का p माइनस के 1 से। ओके, ठीक है, तो एक एक तो हम अपना टर्म लेते हैं। सबसे पहले हम p² लेंगे, तो ये p² प्लस का है, ये वाला भी p² प्लस का है। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2p² हो जाएगा। ओके, अब लेते हैं हम लोग p, ये क्या है, 2p है, प्लस ये माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का p, कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 माइनस 1 1, 1p को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट p। ओके, कांस्टेंट वाला देखते हैं तो क्या है, प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, 3 माइनस 1 2। अब इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके लिख दो, तो क्या बनेगा, 2p², ये प्लस का p है, ये प्लस का 2, दैट इज अवर आंसर। क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं, हमारा आंसर यही। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, सब्सट्रैक्ट करना है हमको, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है हमको, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल एडिशन की तरह है, बस आपको साइन रूल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है 7x प्लस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 1 से। ओके, ये 7x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा। अब आपको ध्यान देना है, इसके साथ साइन है यहाँ प्लस का, इसके साथ भी साइन है प्लस का, लेकिन ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2x, माइनस इंटू प्लस तो ये भी बनेगा माइनस का 1। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। अब क्या करिए, आप लाइक टर्म को एक पास रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 2x प्लस का 4 और माइनस का 1। अब देखिए 7x में 2x माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5x, 4 में 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, प्लस का 3, दैट इज अवर आंसर। कुछ नहीं था, हमने क्या किया, इसको एज इट इज इसी तरह लिख लिया, ये वाले टर्म को, ये पूरा एक्सप्रेशन, फिर अंदर माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये माइनस का 2x और ये माइनस का 1। अब लाइक टर्म को एक पास पास में रख लिया, 7x और ये माइनस का 2x था तो उसके पास रख लिया, फिर प्लस का 4 माइनस का 1, इसको सॉल्व किया तो 5x प्लस 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पर अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन है 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b माइनस 3a प्लस b। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, पहले वाले पार्ट को इसी तरह लिख लीजिए, 5a प्लस 3b, इसमें कोई इशू नहीं करना। अब ये माइनस है और इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3a, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का b।
अब लाइक टर्म को एक पास एक जगह रख लीजिए, तो 5a और इसको यहाँ बुला लीजिए, तो माइनस का 3a, फिर ये क्या है प्लस का 3b और माइनस का ये क्या है b। 5 में 3 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा प्लस का 2a, 3 में 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे, तो 3 में 1 मान लेते हैं तो क्या आ जाता है 2, तो प्लस का 2b। क्या इसमें कुछ कॉमन है तो आपको तो यहाँ पे 2 कॉमन, तो 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा a प्लस b बचेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, जो कि हमारा सी पार्ट है और बहुत ही आसान है। 8m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, इसको माइनस करना है, माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तरह करना है। ये हो जाएगा 8m स्क्वायर माइनस का 5, सॉरी यहाँ m था मैंने x कर दिया है, माइनस का 5m प्लस का 6। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस कर दोगे भैया माइनस, तो माइनस, ओ हर जगह मैंने x कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, 4m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस 1। ओके मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस 4m स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 1। अब हमारा अगला टास्क है लाइक टर्म को एक जगह रखना है एक साथ, तो 8m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, फिर माइनस 5m माइनस 5m माइनस 2m और फिर उसके बाद प्लस 6 प्लस 1। ओके 8 माइनस 4 प्लस का 4m स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस बट माइनस साइन नहीं जाएगा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस बट माइनस साइन रिमेन सेम, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो गया माइनस का 7m, और ये प्लस 1 प्लस 6 कितना हुआ प्लस 7। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं भाई कुछ कॉमन नहीं, दैट इज अवर आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट की ओर। x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 3y, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, कुछ नहीं, पहले x माइनस वाई लिख दिए। अब अंदर साइन का मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 3y। अब अगला स्टेप क्या है, हमें लाइक टर्म को पास पास रखना है, तो x और क्या है माइनस का 2x, फिर क्या है माइनस का y और माइनस का 3y। ओके चलिए ये यहाँ कुछ नहीं है तो अपन इसको मान लेंगे 1। 1x में 2x माइनस करोगे, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 1 माइनस करोगे तो 1x, और 1x को हम लोग डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, बट इसके साथ कैसा साइन है प्लस का, इसके साथ कैसा साइन है माइनस का, बड़े वाले डिजिट के साथ जो साइन है बड़े वाले डिजिट के साथ कैसा साइन है माइनस का, तो आंसर कितना आएगा माइनस, माइनस एक्स। माइनस माइनस प्लस होता है बट माइनस साइन रिमेन, माइनस साइन रहता है, तो ये 1y है ये 3y है, 1y में 3y को प्लस करो कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अपन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 4y, ये किया जा सकता है, ठीक है ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट पार्ट यानी ई पार्ट पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद हो जाएगा एंड। तो क्या है क्वेश्चन, p प्लस 5q माइनस 3 माइनस p माइनस q प्लस 7। ठीक है लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, इस वाले पार्ट को लिख लीजिए, p प्लस 5q माइनस 3 माइनस प्लस माइनस का p माइनस माइनस प्लस का q माइनस प्लस माइनस का 7। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, तो अगला स्टेप है लाइक टर्म को एक पास रखना, ये p वाला टर्म हो गया, ये q वाला टर्म हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है इनको एक साथ रखना, p माइनस p प्लस का 5q प्लस का q माइनस का 3 माइनस का 7। ओके देखिए
ये प्लस का 1p है, ये माइनस का 1p है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 5q है, ये प्लस का 1q है, तो दोनों मिला के क्या बन गए, 6q बन गए प्लस का। ये माइनस का 3 है, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस साइन रिमेन सेम, तो क्या बना 6q माइनस 10। क्या इसमें 2 नहीं कॉमन है, तो कॉमन भैया, तो क्या बनेगा 3q माइनस 5। ये आपके दो तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x प्लस 5x माइनस का 3x, क्या ये तीनों लाइक टर्म है, तो आप हो गया भैया बिल्कुल लाइक टर्म है, ठीक है। अब बताओ पहला जो टर्म है कैसा पॉजिटिव है, दूसरा वाला टर्म भी कैसा है पॉजिटिव है, और तीसरा वाला कैसा है निगेटिव है। तो पॉजिटिव वालों को पहले मैं आपस में ऐड कर लूंगा। 2 + 5 कितना हो गया, 7x हो गया, माइनस का 3x। अब 7x में 3x को माइनस कर दीजिए, 7 चॉकलेट में 3 चॉकलेट माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4 चॉकलेट, 4x हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान। चलिए बी पार्ट में चलते हैं इसी के। बी पार्ट क्या है, 4a माइनस का 2a प्लस 7 माइनस 5। ओके, क्या सभी एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म है, तो आप कहोगे नहीं भाई ये दोनों आपस में लाइक हैं, ये दोनों आपस में लाइक हैं, वेरी गुड। तो ये प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 2a, प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, 7 में 5 माइनस करोगे तो कहोगे ये प्लस का 2, क्या कॉमन है अभी कुछ, तो आप कहोगे यहाँ भैया 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ बचेगा +1। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो 2a को जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा a, जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 जाएगा। तो हमारा आंसर या तो ये देंगे वो, या तो ये देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में क्या है, 6y प्लस 3 माइनस वाई माइनस 2। ओके, तो सबसे पहले आप लाइक टर्म को एक जगह लिखिए, तो ये क्या हुआ 6y, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो माइनस का y प्लस का 3 माइनस का 2। ओके, लाइक टर्म हो गए 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 तो आपको ये प्लस का 5y, और 3 माइनस 2 तो कहोगे ये प्लस का 1। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट में। x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या सभी लाइक टर्म है, हाँ भैया सभी लाइक टर्म है। यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 1 + 1 + 1, तो आप क्या बोलोगे भैया 3x माइनस कितना x। अब x को 1x लिख सकते हैं, 3 - 1 कितना आ गया 2x, दैट इज आंसर। एक तरीका और है, बड़ा सरल तरीका है, यदि आप थोड़ा वो करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या तरीका है। देख, इस माइनस का 1x से ये प्लस का 1x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x + x यानी कि 2x, खत्म। चलो ई पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ई पार्ट पर क्या है, 9x² प्लस 2x माइनस 4x² माइनस x। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, जब दो लाइक और अनलाइक टर्म हो तो हमको पहले लाइक टर्म को एक जगह रखना होता है पास पास। तो 9x² माइनस का 4x² प्लस का 2x और माइनस का x। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, 9 - 4 तो ये प्लस का 5x² प्लस 2 - 1, प्लस 2 - 1 तो +1, और 1x को हम लोग x भी लिख सकते हैं। क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आपको गया भैया x कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 5x प्लस का 1, या तो ये आंसर या तो ये आंसर, बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर गिवन वैल्यूज। हमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं और उस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। आप एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप करिए, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है यानी ए पार्ट है, उसके लिए एक्सप्रेशन दिया है 2x + 5। तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 2x + 5। अब क्या बोल रहा, पुट करिए, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू को कितना पुट करना है 3 पुट करना है। तो ये 2 इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, x जगह क्या पुट करना है 3 + 5,
अब बताइए आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस, तो ध्यान रखिए बॉड मास रूल या डमस रूल का हमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है इसलिए हम लोग डमस रूल का इस्तेमाल करेंगे, DMAS। डी फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो 3 2 जा 6, 6 + 5, तो 6 + 5 कितना आ गया 11। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट पर। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन है, वो है 3a + 2b। 3a + 2b आप लिख लो। ओके, अब क्या लिखना है, पुट करना है वैल्यू। क्या पुट करना है, पुट a = 2 एंड b = कितना है 4। ओके, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना 4। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब जो आंसर आया उनको प्लस कर देंगे, 8 + 6 होता है 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सी पार्ट में 4m² + 2m। ठीक है, तो आप लिख लोगे गिवन, इतना तो लिख लोगे। अब उसके बाद क्या लिखोगे, पुट m = 2। कैसे हो गई, 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2। 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 = आंसर कितना आएगा 20। 4 4 जा 16 सॉरी 4 4 जा 16 और ये 4, 16 + 4 कितना आ गया 20 आ गया, ये हमारा आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन डी। x² - x की वैल्यू निकालना है, ये आप गिवन लिख दीजिए और क्या लिखेंगे, पुट, क्या पुट करना है, x = 5। x = 5, x² - x, x जगह पुट करना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5। 5 का स्क्वायर क्या आता है, तो दोगे भैया 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर = 5 × 5 यानी कि 25। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, 25 में 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ई पार्ट पर मूव करते हैं। सॉरी, थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से सर्दी जुकाम है, आप इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ई पार्ट क्या है, 2x + 3y - z। ठीक है, ये आप लिख लोगे गिवन। अब क्या लिखना है, पुट करना है हमको। पुट, 3 वेरिएबल दिया तो 3 वैल्यू देगा। पुट करना है x = 1, y = 2 एंड z = 3। ठीक है, चलो कैसे पुट होगा, तो 2 × x जगह पे 1 प्लस 3 × 2 माइनस है z की जगह पे 3। ओके, सॉल्व करिए। चलिए 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 माइनस का 3। इसके साथ कैसा साइन है, कहोगे भैया कुछ नहीं, तो भैया जब कुछ नहीं तो प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 8, 8 - 3, आवर आंसर भी 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग एक्सप्रेशन। हमको एक्सप्रेशन का यूज करते हुए ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट पर देखेंगे क्या है, ये सेट हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए। चलिए, the cost of one pen is x and the cost of one book is 75. What is the cost of 7 pen and 2 books? सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। क्या पता है हमको, गिवन क्या पता है, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू एक्स। और क्या पता है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 75।
द कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल टू 75। ओके, और क्या पता है हमें? हमें पता है नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन इक्वल टू कितना है 7, और नंबर ऑफ बुक कितना है? तो नंबर ऑफ बुक है 2। ओके, अभी बताइए यदि एक पेन का कॉस्ट x रुपए है, एक पेन का कॉस्ट x रुपए है, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या आएगा? तो 1 का पता है, 1 से ज़्यादा का बताना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 7 पेन क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई x यानी कि 7x। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, 2 बुक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 75 मीन्स 150। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द दोनों का कॉस्ट, मतलब टोटल पूछा है, तो क्या हो जाएगा? हेंस HEN, हेंस द कॉस्ट ऑफ 7 pens and 2 books is इक्वल टू कर दो 7x प्लस 150। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया? गिवन किया, गिवन लिखा कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है, तो आपने कहा भाई x रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना है, तो उन्होंने दिया था 75 रुपीज़। फिर हम ये पता किया कि नंबर ऑफ बुक हमने कितने खरीदे, तो आपने बोला 7। फिर हमने देखा नंबर ऑफ पेन हमने कितना खरीदे, तो आपने कहा भैया 7। नंबर ऑफ बुक कितनी खरीदी? 2। अब यदि हमें एक पेन का कॉस्ट पता है x रुपये, तो क्या हम 7 पेन का कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 से 1 पेन के कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। यदि हमें एक बुक का कॉस्ट पता है तो क्या हम 2 बुक का कॉस्ट नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें एक का दिया हो, एक से ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सा कॉन्सेप्ट। 150। अब दोनों का कॉस्ट कंबाइन करके पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स एंड 2 बुक्स। 7 पेन का कॉस्ट कितना था? 7x। 2 बुक्स का कॉस्ट कितना था? 150। दोनों को प्लस कर दिए, 7x प्लस 150 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट पर मूव करते हैं। बी पार्ट क्या है? अ टेबल कॉस्ट x एंड अ चेयर कॉस्ट y। बोला कि एक टेबल का कॉस्ट कितना x है और चेयर का कॉस्ट कितना y है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 टेबल एंड 4 चेयर। बिल्कुल उसी क्वेश्चन तरीके हैं। सबसे पहले आपको लिखिए गिवन, ठीक है? क्या क्या पता हमको? अ टेबल कॉस्ट, अ टेबल कॉस्ट कितना दिया है? टेबल कॉस्ट इक्वल टू x। अच्छा, चेयर कॉस्ट भी दिया है। चेयर कॉस्ट कितना दिया है? तो चेयर कॉस्ट दिया है CAIR, चेयर कॉस्ट इक्वल टू कितना? y है। क्या आपको नंबर ऑफ टेबल और चेयर पता है? तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ टेबल। नंबर ऑफ टेबल कितना है? 7 टेबल्स। नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है? देखिए नंबर ऑफ चेयर ये कितने? 4 है। ओके, ठीक है। अब ये बताइए आप मुझे, आपको एक टेबल का कॉस्ट पता है, 1 टेबल का पता है x रुपये। आपसे 7 टेबल का पूछा है, मैंने आपको बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया। यदि हमें एक का पता हो और एक से ज़्यादा का पूछे, 1 का पता हो 1 से ज़्यादा का पूछे, आज करें तो हमको कर देना है मल्टीप्लाई। तो लिखोगे सो कॉस्ट ऑफ 7 टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 7 टेबल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई x यानी कि 7x। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y यानी कि 4y। अब दोनों का कंबाइंड पूछा है, क्या लिखोगे आप? हेंस
Hence, the total cost, the total cost of 7 table and 4 chairs is, अब इसके बाद इक्वल टू साइन लगाइए, ये वाला लिखिए 7x प्लस 4y, ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 12 का काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमको बोल रहा था एक टेबल का कॉस्ट कितना है, x रुपये है, एक चेयर का कॉस्ट कितना है, y रुपये, नंबर ऑफ टेबल कितने हैं 7 और नंबर ऑफ चेयर कितने हैं 4। तो सबसे पहले हम 7 टेबल का जो कॉस्ट निकालेंगे वो निकलेगा 7 मल्टीप्लाई x यानी कि 7x, और फिर कॉस्ट का जो निकलेगा चेयर का जो कॉस्ट है वो 4 मल्टीप्लाई y यानी कि 4y निकलेगा। इन दोनों को प्लस कर दो, 7x प्लस 4y, यही हमारा आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। सी पार्ट हम करेंगे। सी पार्ट क्या है, अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन 4 इज सब्सट्रैक्टेड, राइट द एक्सप्रेशन। बोला कि एक नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर देना। सबसे पहले क्या आप करोगे, लेट द नंबर, आप वो नंबर मान लोगे, लेट द नंबर बी वाई, कोई भी वेरिएबल हम मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस, कुछ भी वेरिएबल मान लो। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन एटीसी, एटीसी क्या बोल रहा है, अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, क्या लिखेंगे, द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, सो नंबर बी क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी 3 मल्टीप्लाई वाई यानी 3y। अब आगे क्या बोल रहा देन 4 इज सब्सट्रैक्टेड, अब क्या लिख देना है, 4 इज सब्सट्रैक्टेड, 4 इज सब्सट्रैक्टेड टू द नंबर या फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द नंबर, सो नंबर क्या आया था हमारा 3y, नंबर क्या आया था हमारा 3y, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, आया था 3y, 3y में कर देना 4 सब्सट्रैक्ट, क्या इन दोनों कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो हैंस करके लिख दो, हैंस द एक्सप्रेशन is 3y minus 4। ओके, आई होप, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। ओके, डी पार्ट क्या है, डी पार्ट, अ टैक्सी चार्ज 100 प्लस 10 पर किलोमीटर, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड देन फाइंड द टोटल फेयर इफ द डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर। बोला कि भैया आप यदि कोई टैक्सी बुक करोगे, कोई टैक्सी आप बुक करोगे तो उसका तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, आपने टैक्सी बुक किया है। अच्छा, अब आप जितने किलोमीटर जाओगे, यदि आप 1 किलोमीटर गए आपको 10 रुपये और देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर गए तो आपको 20 रुपये और देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर गए यानी 30 रुपये और देने पड़ेंगे, 100 के अलावा 100 अलग देना है। यदि 1 किलोमीटर गए 10, 2 गए 20, 3 गए तो 30, इसी तरह से 9 किलोमीटर गए तो कितना 90, मतलब जितने किलोमीटर भी जाना है उसका 10 रुपये के हिसाब से रेट देना है। हमें बताना है पहले तो उसका एक एक्सप्रेशन लिखना है और फिर बताना है 17 किलो का कितना हो, किलोमीटर का कितना होगा। चलिए इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, गिवन क्या गिवन है हमको, a taxi charge, a taxi charges is equal to
₹100 या 100 आप कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पता है, इट चार्जेस इट चार्जेस इट चार्जेस इक्वल टू ₹10 पर किलोमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं इट चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹10। ओके, ठीक। एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, अब हम क्या लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिखो एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, ओके, ठीक। आप ये मुझे बताओ, यदि आपने टैक्सी बुक किया है, सो एक्सप्रेशन करो, आपको उन्हें ₹100 देना पड़ेगा, दे दिए, प्लस ₹10 के हिसाब से जितने किलोमीटर चलोगे, ₹10 के हिसाब से भैया x किलोमीटर चलेंगे, ये क्या बनेगा 100 प्लस 10x, 100 प्लस 10x। क्या दोनों कुछ कॉमन है, तो आपको क्या भैया 10 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा x। तो ये रहा वो एक्सप्रेशन, 10x किलोमीटर के लिए। अच्छा, अब इसी में क्या बोल रहा है कि हमको टोटल फेयर निकालना है इफ द डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर। तो अब क्या लिखोगे, टोटल फेयर मीन्स किराया, टोटल फेयर if the distance is 17 किलोमीटर, यदि हमारी डिस्टेंस कितनी है 17 किलोमीटर है, तो टोटल फेयर का हमने एक्सप्रेशन लिखा था, क्या था 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई वेरिएबल जो था x, उसकी जगह हम क्या डालेंगे 17, कितना आ जाएगा 100 प्लस 17 10 जा 170, आंसर कितना आएगा, हम प्लस कर देंगे 270, ठीक है। लास्ट में आप हेंस लिखिए, हेंस। हमसे दो चीज़ पूछा था, एक्सप्रेशन पूछा था, एन एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई x, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछा है, दूसरी चीज़ हमसे पूछा है द टोटल फेयर if the distance is 17 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, कितना निकाले अभी अपन 270, कितना लिखोगे 270। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर में समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करके देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए कांस्टेंट कंटेन ओनली कांस्टेंट, इनमें से किस एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है केवल उसमें नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, लेकिन केवल और केवल क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। उसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट या सिंबल नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कोई अल्फ़ाबेट सिंबल है, हाँ ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें है, हाँ भाई इसमें भी है। फोर्थ ऑप्शन में है, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन में, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ये कि टू एक कांस्टेंट है। बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन -7x + 3, -7x + 3
एक्स का कोफिशिएंट पूछा तो पहले एक्स वाले टर्म को अलग लिखो, क्या है ये माइनस का 7x है। अब इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स का, तो एक्स को कर दो तुम अलग, एक्स को दो छुपा, एक्स को दो छुपा, क्या दिख रहा है, ओके भैया -7, बस वही तुम्हारा आंसर है, -7 ही हमारा क्या है आंसर। ओके, एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रिपल ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। देखो ट्रिपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, ट्रिपल का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, डबल का होता है मतलब मल्टीप्लाई 2, ट्रिपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, ट्रिपल, ध्यान रखिए ये कई जगह इस्तेमाल होंगे। ट्रिपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई बाय 3 और डबल, डबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या प्लस, और डिक्रीज का मतलब होता है घटना या माइनस। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रिपल ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। हमको एक एक्सप्रेशन बनाना है, वो नंबर ले लिए हम कुछ भी एक्स, इसका ट्रिपल कर दिए मल्टीप्लाई 3, तो क्या बन गया 3x, और डिक्रीज करें, डिक्रीज मतलब माइनस, तो 3x माइनस 5 इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा 3x माइनस 5। आप 5 माइनस 3x मत लगा देना, 3x माइनस 5 बनेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट क्या है, तो है 2x प्लस 3 और x की वैल्यू कितनी दे रहे हैं -1, x की वैल्यू कितनी दे रहे हैं -1, वैल्यू पुट करके निकालिए, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 3, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 3 में 2 माइनस करोगे 1, बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन, इसके आंसर भी कैसे आएगा प्लस का। ठीक है, आई होप आपको ये डी वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के नेक्स्ट ई पार्ट। ओके, क्या ई पार्ट में 3x² 2x एंड 4x² में हमें लाइक टर्म बताना है। तो लाइक टर्म का हमने बताया आपको न्यूमेरिक डिजिट्स कोई लेना देना नहीं, आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सेम है, सेम है, वेरिएबल की पावर भी देखना है, तो ये दोनों हो गए लाइक और ये रहेगा लाइक। तो लाइक टर्म कौन हो जाएगा 3x² एंड 4x², ये कैसे हुए लाइक टर्म हो गए। अभी आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा।